Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज़ का पार्ट 11 आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 10 पार्ट अभी तक हमारे कंप्लीट हो गए। तो अच्छे से सीरीज़ आप अगर कंटिन्यू वन बाय वन देख रहे होंगे तो आपके कंसेप्ट्स वन बाय वन बूस्ट होते जाएंगे। आपको पता ही है, जो लोग पहले एपिसोड से बने रहे हैं इस सीरीज़ के साथ, उनको इसका इफ़ेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं पार्ट 11। तो कल हमने रेजिस्टेंस स्विचिंग का डिस्कशन किया था। अभी हम करंट चॉपिंग क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो करंट चॉपिंग आपको क्या है? तो करंट चॉपिंग है व्हेन इंटरप्टिंग लो इंडक्टिव करंट, शंट रिएक्टर और मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द करंट बिकम्स अब्रप्टली जीरो वेल बिफोर द नेचुरल जीरो इंस्टेंट। तो देखो, नेचुरल जीरो इंस्टेंट जब रहता है तो इस इंस्टेंट पे आपका आर्क एक्सटिंग्विश होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, करंट चॉपिंग की वजह से क्या हो रहा है, लो इंडक्टिव करंट को अगर इंटरप्ट किया, शंट रिएक्टर का ऑपरेशन किया, या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर आपका रिसेंटली पिक्चर में आता है जब हम ट्रांसफॉर्मर स्विच ऑन करते हैं तब, तो इन दैट केस क्या रहेगा, आपका आर्क जो है वो आपका मतलब जो यहाँ बुझना चाहिए वो यहाँ नहीं बुझेगा। वो करंट जीरो पोजीशन जो रहेगा उसके पहले वो आपका आर्क बुझाएगा। तो इन दैट केस आपका आर्क वोल्टेज इन दैट केस पिक्चर में रहेगा, तो तब आपका करंट चॉपिंग एग्जीक्यूट होगा। तो तब आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। तो इट इज़ वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर which undergoes the huge oscillations and may result the arc restriking। और उसकी वजह से आपका आर्क अगेन रिस्ट्राइक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस प्रेजेंट है इन दैट एट दैट इंस्टेंट, तो आपका आर्क रिस्ट्राइकिंग होगा, ठीक है। तो इन दैट केस आपका मतलब करंट आपका रहेगा, तो करंट की वजह से कुछ ना कुछ करंट रहेगा, जीरो नहीं रहेगा करंट जब आपका आर्क वैनिश हो रहा है तब। तो उसकी वजह से वोल्टेज आएगा और वोल्टेज जो रहेगा वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से आपका आर्क रिस्ट्राइकिंग होगा। तो आर्क रिस्ट्राइकिंग कैसे होता है आपको अच्छे से इधर पता चल गया होगा। तो इधर आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इफेक्ट पिक्चर में आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन होगा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में। तो हाफ Li² ये आपका एनर्जी रहता है इंडक्टर का, और कैपेसिटर का हाफ CV² रहता है। इनके बीच में एक्सचेंज चालू रहेगा और आपका वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज जो रहेगा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, वो आपको क्या देखने को मिलेगा ड्यूरिंग करंट चॉपिंग, V = I√L/C आपको दिखने को मिलेगा। तो वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये क्या रहेगा, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज रहेगा जिसका I√L/C वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात अभी आपको पता चल गई होगी। अभी हम आगे डिस्कस करते। तो आगे का इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है कि करंट चॉपिंग फेनोमेनॉन इज़ मोस्ट सीवियर इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये फेनोमेनॉन का स्पेलिंग इधर गलत आ गया है गलती से। करंट चॉपिंग फेनोमेनॉन मोस्ट सीवियर रहेगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। और आपका करंट चॉपिंग की वजह से क्या होगा, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आता है जिसको हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं, तो ये जनरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका MCQ बनता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो ट्रांजिएंट वोल्टेज या स्विचिंग ओवर वोल्टेज रहेगा, जिसका कंसिडरेशन करते हुए हम इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा बढ़ता है और हाई इंसुलेशन हमें लगाना पड़ता है। तो ये फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो ये हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। नहीं तो चलो अभी डिस्कस कर लेते, थोड़ा बड़ा होगा एपिसोड लेकिन इस एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। तो रिकवरी वोल्टेज हमारा क्या है? तो रिकवरी वोल्टेज हमारा रहता है जब वोल्टेज अपीयर होगा कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर आफ्टर आर्किंग। ये आफ्टर आर्क आपका रिस्ट्राइकिंग,
ठीक है। ये आपका रिकवरी वोल्टेज रहेगा, जो नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज रहेगा। जो आर्क रिस्ट्राइक जो आपका होता है उसके बाद, मतलब आर्क आपका पूरा वैनिश हो जाएगा, उसके बाद जो वोल्टेज आएगा जिसको हम बोलेंगे रिकवरी वोल्टेज, वो पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज रहेगा 50 हर्ट्ज। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आरएमएस वैल्यू रहेगा वो। और ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन, सब नॉर्मल होने के बाद ये वोल्टेज आएगा। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है फिर, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वोल्टेज अपीयर्स एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। आपका आर्क एक्सटिंक्ट होने के बाद जो वोल्टेज पहले आएगा पिक्चर में वो रहेगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, जो पीक वैल्यू रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज वो रहेगा। तो एक बात, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एमसीक्यू इधर से पूछा जा सकता है, इसके ऊपर भी बन सकता है, इसके ऊपर भी बन सकता है कि आपका जो आरएमएस वैल्यू पे क्या डिपेंड है, मतलब रिकवरी वोल्टेज आपका आरएमएस वैल्यू में होता है, लेकिन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आपका पीक वैल्यू में रहता है एंड इट इज़ इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इज़ नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिकवरी वोल्टेज ही रहता है। अभी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वोल्टेज अपीयर्स एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, तो आप बोलेंगे इधर और इधर क्या डिफरेंस है, एक्टिव रिकवरी में और आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बस इतना ही है कि आपका ये पीक वैल्यू जो है, बराबर, ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज था आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, लेकिन ये जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है ये आपका इंस्टेंटेनियस नहीं है, ठीक है। ये आपका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ट्रांजिएंट वोल्टेज है, जिसको हम ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज भी कहते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उस रिस्ट्राइकिंग आर्क एक्सटिंक्शन के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसको हम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी फैक्टर्स ऑन विच एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड्स हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।